हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम व्यावसायिक अर्थशास्त्र। आज का अपना टॉपिक है उत्पादन का पैमाना, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बड़े पैमाने का उत्पादन। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें हम देखते हैं, सबसे पहला है बड़े पैमाने के उत्पादन का अर्थ, बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतें और बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ। तो आइए इन टॉपिक्स पर चर्चा करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बड़े पैमाने के उत्पादन का अर्थ क्या होता है। देखिए, बड़े पैमाने का उत्पादन क्या होता है। जब प्रोडक्शन बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है, उत्पादन के साधन बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किए जा रहे हैं। उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट करते हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, ये उत्पादन के साधन हैं जिनके सहयोग से उत्पादन कार्य संपादित किया जाता है। तो इस प्रकार से जब इन सभी उत्पादन के साधनों के सहयोग से बड़ी मात्रा में इनका उपयोग किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में उत्पादन कार्य किया जाता है, तो ये बड़े पैमाने का उत्पादन कहलाता है। सामान्य शब्दों में हम पढ़ें तो देखिए आप, जब किसी उद्योग में सामान्यतया उत्पादन की इकाइयाँ बड़े आकार की होती है तथा वह उत्पत्ति के विभिन्न साधनों, पूंजी, श्रम एवं कच्चा माल आदि को बड़ी मात्रा में प्रयोग करती है, तब इसे बड़े पैमाने का उत्पादन कहा जाता है। तो आइए इसमें अगला देखते हैं हम। अर्थ देखने के बाद हमारा अगला जो चर्चा का विषय है वो है बड़े पैमाने के उत्पादन की क्या क्या विशेषताएं होती है। सामान्य रूप से बड़े पैमाने के उत्पादन के अंतर्गत उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, विनियोजित पूंजी की मात्रा भी अधिक होती है और उत्पादन भी अधिक मात्रा में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये बड़े पैमाने के उत्पादन की विशेषताएं हमने देखी। इसी कड़ी में आगे देखिए आप, बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतें। जब उत्पादन लार्ज स्केल पर किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, तो उसके फलस्वरूप कुछ बचतें, कुछ मितव्ययिताएँ प्राप्त होती हैं। क्या बचतें प्राप्त होती है या क्या मितव्ययिताएँ प्राप्त होती है, इन्हें हम 2 पार्ट्स में, 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले आंतरिक बचतें, इंटरनल इकोनॉमिक्स। क्या क्या व्यवसाय में आंतरिक बचतें प्राप्त होती है, उसमें सबसे पहली बचत है तकनीकी बचतें। टेक्निकल जो इकोनॉमिक्स है उनमें आप देखिए जब भी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन कार्य के अंतर्गत अच्छी उत्तम तकनीक, बढ़िया मशीनें, विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन आदि का प्रयोग करना सरल हो जाता है। आदि इन्हीं सभी चीज़ों का प्रयोग संभव हो जाता है, जिससे उत्पादन लागतों में कमी आने लगती है। तो इस प्रकार से अच्छी तकनीक का प्रोडक्शन करने के कारण हमें तकनीकी बचतें प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो बचत प्राप्त होती है वो देखिए प्रबंधकीय बचतें, मैनेजरियल इकोनॉमी। देखिए इसमें क्या होता है कि जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है, बड़े मात्रा में उत्पादन कार्य किया जाता है, तो प्रबंध संबंधी विभिन्न कार्यों का विभाजन किया जा सकता है, विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकती है, अच्छे विशेषज्ञ और जानकारों की देखरेख में कार्य संपादित होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो श्रमिकों की कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि होती है और उत्पादन लागतों में लगातार कमी होती है। तो इस प्रकार से ये प्रबंधकीय कुशलता के कारण प्रबंधकीय बचतें भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बचत। वाणिज्यिक बचतों में कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स में आप देखिए, इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर जब उत्पादन किया जाएगा तो बड़े पैमाने पर क्रय किया जाएगा, कच्चे माल का बड़े पैमाने पर विक्रय कार्य किया जाता है, वस्तुओं का वितरण सरलता से हो सकता है, विज्ञापन बड़े अच्छे साधनों के माध्यम से विज्ञापन किया जा सकता है, विज्ञापन में अच्छी तकनीक और अच्छे साधनों का उपयोग संभव हो पाता है। तो इन सब के कारण हमें बचतें, जो व्यवसाय को बचतें प्राप्त होती है वो सभी प्रबंधकीय या वो सभी वाणिज्यिक बचतें कहलाती हैं। नेक्स्ट जो बचतें मिलती है वो है वित्तीय बचतें, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स।
देखिए, एक बड़ी उत्पादन फर्म को बहुत अधिक मात्रा में पूंजी और साथ की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उनकी ख्याति बहुत अधिक होती है, तो उसी आधार पर उन्हें बहुत कम ब्याज दर पर आसानी से वित्तीय सुविधाएं, वित्तीय सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अच्छी ख्याति के कारण जो हमें जो व्यवसाय को बचतें प्राप्त होती है, वो सभी वित्तीय बचतों में सम्मिलित की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जोखिम उठाने की बचतें। चूँकि छोटी संस्थाओं की तुलना में जो बड़ी संस्थाएं हैं, उनकी जोखिम वहन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। उसका मुख्य कारण क्या है कि बड़ी संस्थाओं में जो जोखिम है वो बहुत अधिक व्यक्तियों में बंट जाती है, जोखिम टुकड़ों में बंट जाती है, तो इसके कारण उनकी जोखिम उठाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और साथ ही चूँकि बड़े स्तर पर जो प्रोडक्शन कार्य किया जाता है, उसके अंतर्गत उत्पादन है, जितना भी माल उत्पादित किया गया है, उसे विभिन्न बाजारों में बेचा जा सकता है जाकर। जब छोटे स्तर पर उत्पादन है तो उसके लिए बाजार भी सीमित हो जाता है, लेकिन अगर बड़ी मात्रा में उत्पादन कार्य किया जा रहा है, लार्ज स्केल है, तो उसके लिए बाजार का विस्तार भी संभव है, अलग अलग बाजारों में उसका विक्रय करना भी संभव हो पाता है। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि जोखिम उठाने की बचतें भी बढ़ जाती है। 1 मिनट प्लीज़, सॉरी। नेक्स्ट जो है इसका इफेक्ट आप देखिए, बाह्य बचतें प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है केंद्रीयकरण से संबंधित बचतें। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली बचत होती है जो केंद्रीयकरण के लाभ हैं, वो संस्था को प्राप्त होने लगते हैं। क्योंकि बड़े पैमाने पर जब उत्पादन किया जाता है तो फर्में एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाती है, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे यातायात की सुविधाएं प्राप्त होती है, बैंकों की सुविधाएं, साख संबंधी सुविधाएं एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाती है, श्रमिकों का प्रशिक्षण आदि एक ही स्थान पर प्राप्त होने के कारण उन्हें केंद्रीयकरण के लाभ प्राप्त होने लगते हैं। देखिए, केंद्रीयकरण का मतलब है जब कुछ इकाइयां एक ही स्थान पर कार्य करने लगती है, तो उसी स्थान पर उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होने लगती है। जैसे कि मान लीजिए रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर फर्में काम कर रही है, तो बैंकें भी वहीं अपनी शाखा स्थापित कर देगी ताकि फर्मों का ट्रांजैक्शन आसानी से वहीं हो जाए। ट्रक यूनियन भी वहीं अपना सेवाएं देना प्रारंभ कर देगी आसपास ही, ताकि उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़े, वहीं पर उनका जिसे बोल सकते हैं कि मिल सकता है सारा सामान। रिको में कैंटीन वगैरह वहीं स्थापित हो जाती है, श्रमिकों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहीं अवेलेबल हो जाती है। तो इस प्रकार से ये केंद्रीयकरण और विशिष्टीकरण के जितने भी लाभ हैं, ये लार्ज स्केल के प्रोडक्शन में ही प्राप्त हो पाते हैं। तो इस प्रकार से केंद्रीयकरण से संबंधित बचतें भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, सूचना एवं संदेश के लाभ। जब फर्में बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है तो वह विभिन्न प्रकार की व्यापारिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करने लगती है, आपस में एक दूसरे के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त उन्हें होने लगती है। मतलब एक दूसरी संस्थाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी उन्हें प्राप्त हो सकती है आसानी से। तो इस प्रकार से प्रोडक्शन के क्षेत्र में जितने भी नए नए प्रयोग हुए हैं, उनका ज्ञान आसानी से उन्हें हो पाता है। तो इस प्रकार सूचनाएं उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाती है, आसानी से वो अपने संदेश जनता में और अपने से संबंधित अन्य उद्योगों में प्रसारित करने में सक्षम हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कच्चा माल संबंधी जो बचतें हैं, उसमें आप देखिए जब कुछ फर्में एक ही स्थान पर स्थापित हो जाती है, जैसे कि केंद्रीयकरण में मैंने आपको बताया था, केंद्रीयकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उन्हें अनावश्यक कल पुर्जे, कच्चा माल आदि से संबंधित या अनावश्यक कल पुर्जे नहीं रखने पड़ते। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कच्चा माल है वो बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा नहीं करना पड़ता, स्टोर नहीं करना पड़ता, संग्रह नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी आवश्यकता होगी तुरंत हमें शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है। इकाई, कच्चे माल की इकाई भी पास में ही स्थापित है। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का बहुत अधिक मात्रा में स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से अन्य जो विभिन्न प्रकार की बचतें भी उन्हें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विशेषज्ञों की सेवाएं। चूँकि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में
विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ भी प्राप्त होने लगता है। जैसे मशीनों और यंत्रों की मरम्मत से संबंधित कोई विशेषज्ञ बुला लिया तो उसकी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है आसानी से, या अन्य प्रकार की सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे एक संस्था को किसी भी प्रकार के अंश जारी करने हैं या फाइनेंस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वो बैंकों से एडवाइस ले सकती है, अन्य जो सीए वगैरह हैं उनसे वो एडवाइस ले सकती है। तो इस प्रकार से विभिन्न समस्याओं के अंतर्गत वो विशेषज्ञों की सेवाएं लेने में सक्षम हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय महत्व में वृद्धि। चूँकि उद्योगों का आकार जब बड़ा हो जाता है तो उनका राष्ट्रीय महत्व बढ़ जाता है, और ऐसे उद्योगों की कार्यप्रणाली बनाए रखने के लिए, ऐसे उद्योगों का विकास करने के लिए सरकार उन्हें आवश्यक संरक्षण प्रदान करने लगती है, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के लिए अपना एक महत्व रखने लगते हैं, उनके महत्व में वृद्धि हो जाती है, तो ऐसे उद्योगों को सरकार भी अपना संरक्षण प्रदान करने लगती है। तो इस प्रकार से ये सारी बाह्य बस्तें हम देख सकते हैं। इस प्रकार की बाह्य और आंतरिक बस्तें बड़े पैमाने के उत्पादन में संभव हो पाती है। अब इसके क्या क्या लाभ है बड़े पैमाने के उत्पादन के, तो उसमें आप देखिए सबसे पहला जो लाभ आता है वो है उत्पादन संबंधी लाभ। उत्पादन संबंधी लाभों के अंतर्गत देखिए संस्था को जो भी प्रोडक्शन कार्य कर रही है उसे न्यूनतम मूल्य पर कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सकती है, श्रमिकों की सेवाओं का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है, नई नई वस्तुओं के संबंध में अनुसंधान कार्य किया जा सकता है, बाजार क्षेत्रों की जानकारी की जा सकती है, नए बाजार क्षेत्रों की खोज की जा सकती है, किसी भी प्रकार की टूट फूट होती है या मरम्मत करवानी है तो उसमें विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उसके पास जितना भी अवशिष्ट पदार्थ बचा है उसका आसानी से निस्तारण किया जा सकता है। सॉरी। तो इस प्रकार से उत्पादन संबंधी विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रबंध संबंधी लाभ। बड़े पैमाने के उत्पादन के अंतर्गत कुशल और अनुभवी प्रबंधकों की सेवाओं का लाभ प्राप्त होता है, ऊपरी व्ययों में कमी होती है और प्रबंधकीय कार्यों में विभिन्न प्रकार की अच्छी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रबंध संबंधी विभिन्न लाभ उसे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए वित्तीय लाभ। सॉरी। चूँकि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो आसानी से मार्केट से साख उपलब्ध हो जाती है, बैंकों से लोन लिए जा सकते हैं, कम ब्याज दर पर पूंजी प्राप्त हो जाती है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आवश्यकता के अनुरूप साख की व्यवस्था हो सकती है, बीमा की सुविधा आसानी से प्राप्त हो जाती है। मंदी की दशा में भी चूँकि व्यापार की ख्याति अच्छी है तो व्यापार को बहुत हानि नहीं उठाना पड़ता और व्यापार चालू अवस्था में रहता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के वित्तीय लाभ भी संस्था को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए वाणिज्यिक लाभ। क्योंकि वाणिज्यिक लाभों के अंतर्गत जब बड़े पैमाने में उत्पादन किया जाता है तो विज्ञापन की लागतें कम हो जाती है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ वितरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही आदेशों की तत्काल पूर्ति की जा सकती है, यातायात संबंधी व्ययों में कमी आती है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने में संस्था सफल रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाभों के अंतर्गत श्रमिकों को लाभ। जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कार्य किया जाता है, वृहद स्तर पर उत्पादन कार्य किया जाता है तो श्रमिकों को भी विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे पहला है श्रम विभाजन के लाभ। चूँकि बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के कारण श्रम विभाजन का कार्य भी संभव हो पाता है, आसानी से श्रम विभाजन किया जा सकता है, अर्थात श्रमिकों को उनकी योग्यता और कार्य क्षमता के अनुसार कार्य दिया जा सकता है, उनसे उनकी योग्यता के अनुसार सर्वाधिक कुशलतापूर्वक कार्य संपादित करवाया जा सकता है। तो श्रम विभाजन के लाभ भी बड़े पैमाने के उत्पादन में ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए ऊंची मजदूरी। बड़े पैमाने पर जब उत्पादन किया जाता है तो श्रम विभाजन और मशीनों के उपयोग से उत्पादकों के लाभ बढ़ जाते हैं और वे छोटे उत्पादक की तुलना में श्रमिक को अधिक मजदूरी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ऊंची मजदूरी के लाभ भी प्राप्त होते हैं श्रमिकों को। नेक्स्ट देखिए श्रम की गतिशीलता। बड़े पैमाने के अंतर्गत मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिससे श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि होती है। श्रमिक कहीं पर भी अपना कार्य
कर सकते हैं, उन्हें रोजगार प्राप्ति में सुविधा रहती है। नेक्स्ट देखिए, श्रम संघों का विकास। जब बड़े पैमाने के उत्पादन किया जाता है तो बहुत से श्रमिक एक साथ काम करते हैं। बड़ी संख्या में श्रमिक जब काम करते हैं तो श्रम संघ बनते हैं, श्रम संघों का विकास होता है। और ये जो श्रम संघ हैं ये श्रमिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो जिससे श्रमिकों के कल्याण में वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन के विभिन्न साधनों को अधिक रोजगार प्राप्त होता है, उनका उपयोग बढ़ जाता है। जब उनका उपयोग बढ़ेगा तो विभिन्न साधनों को रोजगार भी उपलब्ध हो जाता है। चूँकि जब बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कार्य किया जाएगा तो श्रम शक्ति की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होगी, और जब श्रमिकों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी तो उन्हें रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो पाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे श्रमिकों को लाभ हमने देखे। नेक्स्ट देखते हैं उपभोक्ताओं को लाभ। देखिए, जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है तो उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? सबसे पहले देखिए, वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा तो बाजार में वस्तुओं की सप्लाई बढ़ जाएगी, पूर्ति बढ़ जाएगी, वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि होगी, तो उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जिसको हम बोल सकते हैं विभिन्न तरह की, किस्म की, क्वालिटी की, डिज़ाइन की वस्तुएं उन्हें प्राप्त हो पाती हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं आसानी से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, सस्ती वस्तुएं। जब बड़ी मात्रा में लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है तो जो पैमाने की बचतें प्राप्त होती है, आंतरिक और बाह्य बचतें उत्पादक को प्राप्त होती है। जब इस प्रकार की आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती है तो इसका इफेक्ट ये होता है कि वस्तुओं की लागत कम आती है, और लागत कम आने के कारण वस्तुओं की कीमतें भी कम रहती है, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीवन स्तर में वृद्धि। उपभोक्ताओं को जब सस्ती कीमत पर वस्तुएं मिलती हैं तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। वो जो अतिरिक्त पैसा उन वस्तुओं के क्रय करने में लगाते, वो बचत प्राप्त हो जाती है उस पैसे की, और उस अतिरिक्त बचत से वो कुछ और वस्तुएं क्रय करके अपने जीवन स्तर को उन्नत कर पाते हैं, अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के लाभ हमने देखे यहाँ पर। आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।